आज के शो में आपने हर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात, आलमी मंडी में तेल की कीमतें गैर यकीनी बरकरार, अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी, तनाज़े के अहम फरीकैन से राब्ता है, तर्जुमान दफ्तर खारजा का मौक़िफ़, इमारात की ओपेक से अलहदगी आलमी तशवीश का बायस क्यों, अमरीका और इजराइल अपना हर्मुज़ में बदअमनी के जिम्मेदार ईरानी सदर का मौक़िफ़, अमरीका ईरान जंग $25 अरब खर्च, अमरीका का ईरान पर बहरी मुहासरा बरकरार रखने का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, आलमी मंजरनामा, मईशत, स्टेबिलिटी, आप सब कुछ स्टेक पे नज़र आता है क्योंकि हम मुसलसल देख रहे हैं कि जो वनरेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। जो ही कोई स्टेटमेंट जो फ़रीक़ैन हैं जो जंग में मुलव्वस हैं उनकी जानिब से आती है, उस स्टेटमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट्स पर पड़ता है। हमने देखा है कि एक हाई रिस्क से मार्केट नो रिस्क से ऑन रिस्क, यानी एक मुसलसल चेंजिंग सिनेरियो और इवॉल्विंग सिचुएशन और वनरेबिलिटी की सूरत हाल, जिसे कहा जाए आसान अल्फाज में तो गैर यकीनी की सूरत हाल नजर आती है। इस गैर यकीनी की सूरत हाल का डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑयल मार्केट, ऑयल प्राइसेस और डेफिनेटली उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पर, यहाँ पर मौजूद जो फाइनेंशियल कॉस्ट हम बेयर करते हैं ऑयल इंपोर्ट की उस पर, और फिर इनफैक्ट डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस के ऊपर ट्रांसलेट होता हुआ नजर आता है, जिसका फिर खमियाजा महंगी और महंगाई और अफरात ज़र में इजाफे की सूरत में आम आदमी भुगतता है। अब इस सूरत हाल में यहाँ पर जो मजमूई तौर पे अंदाजे हैं, तमाम जो तखमीने हैं, तमाम जो एस्टिमेट्स हैं, रेंज बाउंड मूवमेंट्स हैं, वो तमाम जो है एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उनको ऑयल प्राइसेस की जो मूवमेंट है वो तमाम को इस वक्त नफ़ी उसकी कर चुकी है, क्योंकि अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे इस वक्त एनालिस्ट के किस तरफ और कहाँ और किस स्टेटमेंट से किस तरह हालात कैसे मुतासर हो सकते हैं। रिसेंटली अमरीकी सदर से उनकी स्टेटमेंट ने क्रूशल, उनसे पूछा गया था जब ईरान के बारे में, ईरान वॉर के बारे में, तो उन्होंने क्या कमेंट किया था। जो मुसलसल ब्लॉकेड है उस हवाले से जो आलमी मईशत है मुसलसल मुतासर हो रही है, कंसर्न्स हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था ईरान वॉर पर, लेट्स हियर दिस। We have talks, we're having talks with them now, and we're not flying anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. We're doing it telephonically, and it's very nice. I make a call, or I have my people make a call, and you know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting, and you know what the meeting is all about, and you know they're going to give you a piece of paper that you don't like before you even leave. It's ridiculous. They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. तो बहुत सी शराइत हैं। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आई हैं, और अमरीकी सदर की स्टेटमेंट्स जो हैं मुख्तलिफ हालात के लिहाज से वो आगे फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें आती है। कभी वो एक बात कहते हैं और एक ही जुमले, एक ही ट्वीट के अंदर कहाँ वो एक सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बात भी करते हैं, उसी में डील की मुतवक्का बात भी करते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं, और ये जो वनरेबिलिटी है इन स्टेटमेंट्स की, वनरेबिलिटी से जो मार्केट से वनरेबिलिटी है वो भी हमें नज़र आती है। जो गैर यकीनी सूरत हाल हमें प्रिवेल करती हुई नज़र आती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री से पड़ रहा है। एक और डेवलपमेंट हुई जो ओपेक से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का इखराज, उस पर भी अमरीकी सदर ने क्या स्टेटमेंट दी है, उनसे पूछा गया था, उन्होंने क्या कहा, लेट्स हियर दिस। The United Arab Emirates, the UAE, they pulled out of OPEC. Yeah, what do you think about that? I think it's great. I think it's great. Look, I know him very well, Mohammed, and very smart, and he probably maybe wants to go his own way. That's a good thing. I think ultimately it's a good thing for getting the price of gas down, getting oil down, getting everything down. They have it all. He's a great leader, actually. So no, I'm okay. They're having some problems in OPEC. Mr. President, Kevin Bush.
तो दूसरा जो इम्पैक्ट था वनरेबिलिटी और गैर यकीनी का, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का अखराज था इस वक्त ओपेक से, और इसके बाद जो ऑयल प्रोडक्टिविटी है, ऑयल प्रोडक्शन है, ऑयल डिमांड, ऑयल प्राइस, उसकी स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर, उस तमाम चीज़ों, तमाम हवालों से सवालात मज़ीद गहरे, मज़ीद खदशात बढ़ गए और ऑयल मार्केट से भी खदशात बढ़ गए। लेकिन डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट का, और इस बात को एक्नॉलेज पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी किया। अपनी रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में स्टेट बैंक ने लिखा कि जो प्रोलॉन्गिंग मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी जो इंटेंसिफिकेशन है रिस्क की, वो पाकिस्तान के फ्यूचर इकोनॉमिक आउटलुक के लिए ख़तरनाक या उसको ख़तरात लाहक उससे हो चुके हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान के जो माशी मफादात या पाकिस्तान का माशी मंजरनामा है, उसको अब इस जंग की जो लॉन्गेविटी या इस जंग की प्रोलॉन्गिंग जो उस वक्त नेचर है, उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। और इसी वजह से हमने देखा कि ड्यूरिंग दिस वीक 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रेट के अंदर किया था, जहां बहुत सी तवक्कात वाबस्ता थी कि शायद ये सिंगल डिजिट्स में कुछ माह पहले तक था कि ये रहेगा बरकरार या आएगा सिंगल, और मजीद कम जो है इस वक्त हो जाएगा। तो वो तमाम एक्सपेक्टेशंस को बालाता रख के, और अब जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद मजीद कॉशियस अप्रोच इस हवाले से रखी जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी तेल की कीमतों में बढ़ने के रुझान पर बात की। उसका जो पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पर इम्पैक्ट है वो कितना पड़ रहा है, प्री कॉन्फ्लिक्ट और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी पहले कितना था इंपोर्ट बिल और अब कितना इंपोर्ट बिल है, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक्सप्लेन किया था अपनी स्टेटमेंट में कुछ दिन पहले काबीना को। लेट्स से दिस, उन्होंने क्या कहा था। खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं, और परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है, तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से हमने इस सूरत हाल को पूरी तरह मैनेज करने की बेहतरीन काविशें की हैं। और मैं इस हवाले से मिनिस्टर पेट्रोलियम अली परवेज़ साहब को, उनके सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी एफ़र्ट्स की, जॉइंट एफ़र्ट्स की, और उसके नतीजे में दूसरे ममालिक की तरह यहाँ पर लाइनें नहीं लगी, यहाँ पर रैशनिंग नहीं हुई, और मैं समझता हूँ कि एक तसल्ली बख्श सूरत हाल जारी है। लेकिन इस वक्त जो कीमतें जो आलमी मंडियों में हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अगर जंग से पहले हमारा एक हफ्ते का बिल $300 मिलियन था, तो आज वो $800 मिलियन में पहुंच गया है। तो इसके लिए हमारी जो कंजर्वेशन की जो हमारी जो एफर्ट्स हैं वो जारी हैं, टास्क फोर्स बनी हुई है। आपने सुना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो कहा, जो हमारा इंपोर्ट बिल था वो $300 मिलियन से बढ़कर $800 मिलियन तक हो गया। ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। तो जो ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज़ है उसने डायरेक्टली हिट किया हमारे जो इंपोर्ट बिल है उसके ऊपर। इनफैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ये हिट करेगा, जो उसका यकीनी तौर पे जिसके इफेक्ट्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। इन्फ्लेशन रेट के बारे में प्रोजेक्शंस यही हैं जो स्टेट बैंक ने भी कहा है कि 7.2% पे आ गई है, और आगे जो इस वक्त ये है कि ये और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है कि आलमी मंडी में तेली कीमतों की गैर यकीनी सूरत हाल आखिर कब तक बरकरार रहती है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो कितने दिनों कितना सिवियर होगा। ये भी बहुत से लोग कहते हैं कि जो ही ये जंग या इस कॉन्फ्लिक्ट के खात्मे की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये ऑयल मार्केट्स या ऑयल प्राइसेस में जो प्राइसेस हैं वो क्रैश की तरफ भी जा सकती हैं। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि इट इज़ अ नो रिस्क और अ हाई रिस्क सिचुएशन विच डिपेंड्स कि इस वक्त क्या स्टेटमेंट दी जा रही है, क्या इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं मार्केट के, और सारे सेंटिमेंट्स बेस कर रहे हैं उन फरीकैन के जो माबैन ताल्लुकात हैं, ईरान और अमेरिका के माबैन जो स्टेटमेंट्स का तबादला है, तमाम चीज़ें उस पर आखिरकार डिपेंड कर रही हैं। आपको बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जो डेट रीपेमेंट्स हैं उस बारे में स्टेटमेंट दी थी, और क्या कहा कि हमारे जो कर्जा जात है उसकी वापसी पाकिस्तान ने की है। आपको सुनाते हैं प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था। जो हमारी जो ड्यू लोन्स थे $3.5 अरब के बायलैटरल, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अदा हो चुके, और हमारे जो फेडरल रिजर्व जो है वो भी अपनी जगह वो उसी सतह पर हैं, और लोन्स भी हमने पे कर दिए। इसके लिए हम सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम भाई मोहम्मद बिन सलमान,
और सऊदी अरब के जो बादशाह हैं उनके हम बेपनाह शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा ये मसला फिल और हल किया। अब आइंदा हमने मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये पहाड़नुमा मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। नाज़रीन, हम तवक्को रखते हैं ये बाहर जैसे मसाइल हल हों, लेकिन एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान में जो डेवलपिंग इकनॉमिक सिचुएशन है उस पर माशी तज़ नगारों तज़िया हासिल करेंगे। ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट और ख़ास तौर पे जो प्रिवेल कर रही है अनसर्टनिटी, वो आखिरकार कितना मार्केट्स को ग्लोबली इम्पैक्ट कर रही है। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन हवाले से अहम सवालात पाकिस्तान के माशी जो इकनॉमिक आउटलुक है, ग्लोबल जो इस वक्त अनसर्टनिटी प्रिवेल कर रही है मार्केट्स में, उससे बात करते हैं। हारून शरीफ साहब सीनियर माशी तज़निगार है, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। हाँ साहब, ये बताएं जो वल्नरेबिलिटी है वो एग्जिस्ट कर रही है। एक स्टेटमेंट आती है जो एस्केलेट कर देती है, एस्केलेशन है, सीज फायर है, ये कभी हाई रिस्क मार्केट है, कभी नो रिस्क है, कभी तो क्या किस तरह रीड कर रहे हैं आप इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं उनको? देखिए, इस वक्त मार्केट के जो सिग्नल्स उनको जा रहे हैं वो बहुत इरेक्टिक जी। एक दिन पॉजिटिव न्यूज आती है, दूसरे दिन रिवर्सल हो जाता है। सो मार्केट्स का जो रिएक्टिव रिस्पांस है वो भी उसी तरह से है कि इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग टर्म पोजीशंस लेनी छोड़ दी हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़ दिए हैं, स्पॉट पे डील्स हो रही है। ठीक है। सेकेंडली ये है कि इट्स नॉट ओनली ऑयल मार्केट, लिक्विडिटी जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में भी कम हुई है, क्योंकि बहुत सा ऑयल का पैसा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में री इन्वेस्ट होता है जी। तीसरी जो एक मेजर एरिया, क्योंकि ज्यादातर फोकस ऑयल के ऊपर और LNG पे है, फर्टिलाइजर की जो सप्लाई है खास तौर पे एग्रीकल्चर कंट्रीज को, उस पे प्राइसेस तकरीबन 70-80% बढ़ गई हैं। सो उससे फिर फूड सिक्योरिटी और फूड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स मार्केट्स में बड़ा क्लियरली विजिबल दिखाई देता है। अब इस तरह की अनसर्टेनिटी के अंदर किसी भी मुल्क को या किसी भी बड़ी कंपनी को अपने आप को रिपोजिशन करना इस वक्त बहुत मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि लीडरशिप ग्लोबल जो है वो कोई एक स्टैंस के ऊपर 1-2 हफ्ते भी खड़ी होती दिखाई नहीं रही। तो अच्छा, आपकी मेमोरी में इतनी वनरेबल सिचुएशन कभी आपने देखी है कि ऐसे हालात हुए हों? जी, एक तो ये रीसेंट हिस्ट्री में कोविड के बाद दूसरा बड़ा इकोनॉमिक शॉक है, लेकिन ये जो इस वक्त फ्रेगमेंटेशन है, देखिए ना, जो ये वॉर है यूएस और इजराइल की ईरान के साथ, उसमें पहली दफा ये है कि उनके अमेरिका के एलाइज यूरोप उनके साथ नहीं खड़ा। GCC के अंदर हमें डिवीजन दिखाई देती है। नेबर्स जो हैं ईरान के, उनके अंदर भी पीस तो सब चाहते हैं, लेकिन नई अलायंसेस की बात हो रही है। चीन जो है वो फॉरवर्ड फ्रंट पे आके अभी कोई पोजीशन नहीं ले रहा। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो मार्केट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉशियस और कंजर्वेटिव हो जाती है। GCC के अंदर आप देखिए, दुबई जैसी जगह में जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स थे, वहां से मैं अभी नंबर्स देख रहा था, जो होटल्स की ऑक्यूपेंसी है वो 60% नीचे गिर गई। अब इस सूरत हाल के अंदर जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या लॉसेस होंगे, कैसे रिकवरी की जाएगी, लेकिन टाइमलाइन अभी भी इट रिमेन अनक्लियर। द ओनली पॉजिटिव थिंग इज कि किसी जगह बैक ट्रैक में बातचीत हो। सही। अच्छा, लेकिन ये जो अगर ये अनसर्टेनिटी ना हो तो आपको जो फंडामेंटली अगर ऑयल की प्राइसेस की बात करें, तो बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ से ये क्रैश भी कर सकती हैं अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, तो ये लाइकली सिचुएशन है? जी देखिए ना, इस वक्त ये प्राइसेस मार्केट की डिमांड सप्लाई पे होती है।
अब जो ओपेक का तीसरा बड़ा मेंबर था उसने तो अपनी लाइन अलहदा कर ली है, लेकिन जो सूरत हाल ग्लोबल इकोनॉमी की है, खाली इस वॉर की वजह से जीसीसी की इकोनॉमी तकरीबन 25% प्रोजेक्ट की जा रही है कि श्रिंक करेगी। जी ग्लोबल इकोनॉमी के कुछ मार्केट अप टू 14% नीचे जाती दिखती हैं, कुछ 4% के ऊपर है। तो अगर डिमांड कम होती है, चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, तो फिर ऑयल की डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर ऑयल की डिमांड कम होगी तो प्राइसेस क्रैश करेंगी। क्रैश ना भी करें तो दे विल कम बैक टू द ओल्ड लेवल और द लोअर देन दैट। तो ये आप रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये पूरा अमन होते इस तरह के इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में ये कोई पुश बटन से नहीं होता। ये प्रोसेस काफी महीनों चलेगा तो कोई शक्ल निकलेगी। सही। अच्छा, तो जियोपॉलिटिकल जो पोजीशंस इस वक्त हैं, आप जो रीड कर रहे हैं ईरान और यूएस की और फिर जो दीगर मेजर पार्टीज़ हैं, तो आपको लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे मामला? पाकिस्तान की भी एफर्ट्स हैं, लेकिन स्पीकिंग जियोपॉलिटिकली आपको लगता है कि इसका लाइकली रेजोल्यूशन है या फिर ये बड़ा अनसर्टेन है इस वक्त कुछ कहना कि क्या होगा? देखें, इस वक्त दोनों फ्री कैन ने एक विक्ट्री अनाउंस करनी है अपनी अपनी इंटरनल कंस्टिट्यूएंसी में, ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका की और इजराइल के ज्यादा लोग नाम नहीं लेते, क्योंकि मुज़ाकरात की टेबल पे एक फ्रीक तो है ही नहीं ना, अमेरिका ही उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी। तो उन्होंने तो काफी हद तक, उनकी एम्बिशन बहुत ज्यादा थी, वो रिजीम चेंज नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो बहुत सारा डैमेज कर दिया, लीडरशिप को मार दिया, इसी तरह लेबनान के अंदर फुटप्रिंट डाल दिया, सीरिया में डाल दिया, गाजा पे बहुत सी टेरिटरी उनके कंट्रोल में आ गई। तो उन्होंने अपने एक्सपेंशनरी प्लान का तो जो एक उनकी एम्बिशन थी उसके अंदर उन्होंने कुछ अचीव कर लिया। सही। अब सवाल ये है कि अगर ट्रंप साहब चाहते हैं कि ईरान फॉर्मली सरेंडर डिक्लेयर करे तो वो तो होने से रहा, वो फॉर्मली फौरन अपना एटॉमिक प्रोग्राम रोल बैक कर दे। अब वो कहते हैं कि आप ब्लॉकेड खत्म करेंगे, क्योंकि ब्लॉकेड से उनको बहुत नुकसान हो रहा है। मेरे हिसाब से बैकडोर जो बातचीत है अब पाकिस्तान की कन्वीनिंग के बाद कहीं ना कहीं डायरेक्ट भी हो रही होगी, और इसका इवेंचुअल, क्योंकि अब वॉर को कंटिन्यू रखना अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल है, तो कोई ना कोई सेटलमेंट निकलेगा। अच्छा, अब वो सेटलमेंट कितनी देर होल्ड करता है, अब मैं इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। इन्वेस्टर ये देखेगा 5-6 माह के आया वो सेटलमेंट के ऊपर एग्रीमेंट और गारंटीज पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसको लगेगा कि उसके अंदर कोई वीकनेस है तो इन्वेस्टर जो है वो अपने रिस्क को डिवर्सिफाई करेगा और दोबारा इस खित्ते के अंदर आने से पहले बड़ी सीरियसली थिंकिंग करें। सही। अच्छा, इसमें हाँ साहब दूसरी बात ये बताइएगा कि एक तो जो सप्लाई साइड शॉक्स हैं ये रीजनली जो इम्पैक्ट इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, जिन ममालिक का इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक मशीनरी स्ट्रॉन्ग है या वो बेयर कर सकती थी, तो उनकी बिहेवियर अलग है, या पाकिस्तान इज मोस्ट ज़्यादा वनरेबल है पाकिस्तान टू द सिचुएशन, या हमने बहुत बार कहा कि वी आर ऑन द पाथ ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, लेकिन हमें जो सप्लाई साइड शॉक्स लगे हैं तो वर वी एबल टू बेयर देम, हमारी मशीनरी, या वी वर वेरी वीक इस सिचुएशन में? वी रिमेन वीक, और खास तौर पे इस शॉक में तो जिस मुल्क का 85% ऑयल की प्रोडक्ट इम्पोर्टेड हो जी, और उसके पास फॉरेन एक्सचेंज का प्रेशर हो, तो उसकी वल्नरेबिलिटी, और उसके पास रिजर्व्स जो हैं वो बाकी ममालिक से कम हो। चीन जैसे मुल्क के पास 105 से लेके 200 दिन के रिजर्व हैं, इसी तरह हमारे जिनके पास एफएक्स रिजर्व ज्यादा हैं वो इस शॉक्स को पाकिस्तान से मुद्दत वाइज ज्यादा दिनों एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर तो इम्पैक्ट बड़ा विजिबल है। हमारी एक्सपोर्ट्स रुकी हुई हैं, अल्लाह ना करे कि रेमिटेंसेस में कमी आ जाए, जॉब जो बाहर एक्सपर्ट्स हमारे काम कर रहे हैं उनके अगर जॉब्स चले जाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर फिर ये प्रेशर भी है कि आपका इंपोर्ट बिल जो है वो ऊपर जाएगा। आपने ऑलरेडी देख लिया कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर से आपने अपना प्राइम इंटरेस्ट रेट को 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। इंडिकेशंस तो यही हैं कि पाकिस्तान इज गेटिंग इनटू अ फाइनेंशियल स्ट्रेस, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की बेसलाइन क्योंकि छोटी है तो पाकिस्तान के लिए इस हिसाब से रिकवरी उस मुल्क के हिसाब से आसान होती है
जिनकी इंपोर्ट बेस जो है पाकिस्तान से 10-20 गुना ज्यादा है। सही। अच्छा, हम जो रीड कर रहे हैं सिचुएशन, जो हमारा स्टेट बैंक वो 9 मार्च को एक मॉनेटरी पॉलिसी मार्च में आती है, उसमें वो इनिशियल वो ये स्टेटमेंट कहती है कि अभी हम स्टेटस को मेंटेन करते हैं और ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, राइट नाउ वी कैन नॉट असेस कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो कहते हैं रेमिटेंसेस जो हैं वो मेंटेन करेंगी अपना बैलेंस, और जो उस स्टेटमेंट को पढ़ के ऐसा लगता है कि देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। और अब जो स्टेटमेंट आती है मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें ये कहा जाता है कि जो इंटेंसिफाइंग रिस्क हैं वो हमारे इकोनॉमिक आउटलुक को इम्पैक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द प्रोलॉन्गिंग मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हमने वाज इट अ डिलेड मॉनेटरी एक्शन, और इफ इट वाज अ डिलेड मॉनेटरी एक्शन तो इसकी कॉस्ट क्या है सर? अगर जी देखिए, ये डिलेड भी है, लेकिन आप ये भी समझें कि जो वॉर के नुकसानात हैं जी और इम्पैक्ट हैं, उसका एक अच्छा एनालिसिस जो है उसको होते वक्त लगता है। सो अब जो ग्लोबल इदारे हैं, जैसे मैं आपको बिल्कुल एक कंफर्म खबर दे रहा हूँ कि अभी IMF ने भी उसके इम्पैक्ट के ऊपर कुछ हफ्ता 10 दिन पहले अपनी पहली स्टडी के ऊपर डायलॉग शुरू किया है। सो सेंट्रल बैंक को डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज की जो असेसमेंट्स हैं वो वॉर शुरू होते तो नहीं आ जाती ना। सो उनको एक्सेस टू दिस सेकेंडरी रिसर्च मटेरियल आई वुड एज्यूम कि वो पिछले 1-2 हफ्ते में मिला है। उसको देखते हुए दे हैव टेकन ए कंजर्वेटिव डिसीजन कि इसको वो बढ़ा दें, लेकिन इस वक्त प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। अगर वो ना भी बढ़ाते तो कोई मेरे हिसाब से कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ना था इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पर, क्योंकि वो तो अभी टाइम बताएगा 1-2 माह में, क्योंकि जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो एसेंशियल गुड्स है, उसका इंडेक्स ओवरऑल CPI से खासा ज्यादा दिखाई देता नहीं। और क्या हम ये सप्लाई साइड शॉक्स को मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल कर पाएंगे? ट्रेडिशनली तो नहीं कर पाए जी, क्योंकि देयर आर अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन इन द केस ऑफ पाकिस्तान, और जहां पर लेंडिंग के प्रोफाइल्स डिस्टॉर्टेड हैं, स्टेट सबसे बड़ी बोरर खुद है, और वाइड स्प्रेड जो डेट है बैंकिंग सेक्टर का नहीं जाता, तो वहाँ ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट से प्ले अराउंड की स्पेस कम हो जाती है। रेगुलेटरी स्पेस के अंदर आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, जो डिमांड साइड है उसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है। हमेशा से बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना तफसीली तज़िया पेश किया इस पूरी सूरत हाल के ऊपर। इवॉल्विंग सिचुएशन है, यकीनी तौर पे वनरेबल सिचुएशन है, वॉलेटाइल है, स्टेटमेंट्स आती हैं सीज़ फायर से लेके एस्केलेशन तक, और फिर मार्केट्स के ऊपर, उसके सेंटिमेंट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक बात करेंगे करेंसी मार्केट की, पाकिस्तान रुपी डॉलर पैरिटी की, और ख़ास तौर पर वो मार्केट क्या रीड कर रही है, हालात तो किस तरह से। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक इन बेनकाब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, अहम तरीन हक़ाइक़, सवालात, माशी सूरत हाल, गैर यकीनी की सूरत हाल प्रिवेल कर लिए ग्लोबल मार्केट्स में। लोकली क्या हो रहा है, करेंसी मार्केट क्या कह रही है आपकी, और ज़फ़र प्राचा साहब ज्वाइन कर रहे हैं हमें प्रोग्राम में। प्राचा साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। ये जो अनसर्टिनिटी प्रिवेल कर रही है इन द ग्लोबल मार्केट्स, कितना यहाँ पर इसके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है? जो खास तौर पर डॉलर रुपी पैरिटी है, उधर क्या इस वक्त मार्केट सेंटिमेंट्स हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम। आपका शुक्रिया बहुत। देखिए जनाब, बात यह है कि जो इस वक्त वैलिडिटी है मार्केट में जी, और जो सेंटिमेंट्स हैं वो तो सब लगता है इर्द गिर्द घूम रहे हैं ट्रम्प साहब के। ठीक है, कभी वो कुछ बयान दे देते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ दे देते हैं, कभी एक ही स्टेटमेंट में 2-3 बातें कर जाते हैं वो। ठीक, गो के 2-3 दिन से हम देख रहे हैं जरा उनकी गुफ्तगू में थोड़ा ठहराव आया है, और थोड़ा सा कुछ जो थ्रेट देने वाली बात है या जो कंट्रोवर्शियल बातें हैं वो कम हुई हैं थोड़ी सी। लेकिन जो खित्ते की सूरत हाल है ईरान और अमेरिका टेंशन की, वो दिन ब दिन बढ़ रही है। जिसका खदशा था वो खदशा सरफेस पे आता जा रहा है। खास तौर पे मैं जो कल या परसों जो एक नई डेवलपमेंट हुई है, जो UAE ने अपने आप को ओपेक और ओपेक एक्स्ट्रा जो भी उनका, उससे ओपेक प्लस से अपने आप को निकाला है। जी, एक तो ये
वैसे तो हमारे लिए तो ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है। जो मोनोपोली थी हमारे लिए, दुनिया के लिए, उनकी मोनोपोली खत्म हुई, ठीक है। अब आज शायद एक और मुल्क भी उससे निकलने की बात कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो कंडीशंस हैं मुख्तलिफ ममालिक की, या जो जंग फैलने की बात है, जैसे कि ईरान और सऊदीया एंड यूएई के डिफरेंसेस सामने आए खुल के, या जो अरब इस्लामी ममालिक। लेकिन सर ये जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो सिचुएशन है, मैं खास तौर पे कुछ नंबर्स से हवाले से रेमिटेंसेज हैं, आप बता सकते हैं कि उस पर कोई अभी तक हिट लगी है नेगेटिव, या अभी तक नहीं हुई है हिट? देखिए अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई नेगेटिव हिट नहीं लगी, ठीक और है। आपको मुस्तकबिल में लगती है हिट हो सकता है? मुस्तकबिल में हो सकती है ओनली यूएई, खुदा ना करे अगर हुआ, क्योंकि यूएई से हमारा एक तो देखिए उसकी वजह यह है कि उनके अपने हालात खराब हैं यूएई के। यूएई ने खुद मदद मांगी है मॉनेटरी यूएसए से, ठीक है, कि जी या हमको जी को हमारे को माली इमदाद करें। और मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक ये बात ठीक है कि उन्होंने जो मांगी है, या ये भी कोई एक ट्रिक है कि अपने आप को बचाने की, क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा है कि जंग का खर्चा आप सब लोग कंट्रीब्यूट करें, तो ये एक वो भी हो सकती है एक कोई मूव उनकी। अच्छा, लेकिन जो इस वक्त हमारे उनके ताल्लुकात थोड़े सदमोरी का शिकार हैं, और फिर जो फाइनेंशियल पोजीशन यूएई की नजर आ रही है वो आगे वीक नजर आ रही है। कि जो एक बात थी कि नाकाबिले तस्खीर तो मैं नहीं कहूँगा, तस्खीर तो नहीं कहूँगा, लेकिन जी कभी दुबई में हालात खराब नहीं होंगे, तो लोग अपने आप को सेफ समझते थे, हर चीज उनकी इन्वेस्टमेंट भी और अपने आप को भी, तो ये दोनों बातें तो खत्म हो गई। फिर इसके साथ साथ जो तुर्की है उसने एक नई पॉलिसी लाया है जो कि हमें लानी चाहिए थी पहले, कुछ ना कुछ जो हमने कैश नहीं कर सके हम। तुर्की ने कहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो अगले 20 साल के लिए आप टैक्स फ्री हैं। ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्टेबल कंट्री है और टूरिस्ट कंट्री है, और उनके पर पर्सन जो इनकम है वो भी बड़ी माकूल है, तो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस की। दूसरी बात प्राज साहब, ये जो खासतौर पे ग्लोबल करेंसी बास्केट है उसमें हमने आज इंडियन रुपी को फॉल होते हुए देखा है अगेंस्ट द डॉलर। जो खासतौर पे डॉलर के मूवमेंट्स है अगेंस्ट ऑल करेंसीज ग्लोबली, वो क्या है? फिर उसको थोड़ा पाकिस्तान से कंपैरिजन कीजिएगा, पाकिस्तानी रुपी की जो पैरिटी है वो क्या रही है? देखिए पाकिस्तानी रुपया पिछले 8 महीने में 8-9 रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ है, डॉलर वीक हुआ है। और इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद, खास तौर पे इन कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद भी कोई 20-25 पैसे कम हुए हैं, और इन इंटरबैंक तकरीबन 30-40 पैसे, और ओपन मार्केट में 1 रुपया। हालांकि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भी जो अनसर्टेनिटी होती थी तो उसका इफेक्ट आता था, हमारा रुपया कमजोर होता था, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट के जो गुड कंट्रोल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, उसकी वजह से ऐसी कोई अफरा तफरी हमारे यहाँ अभी तक देखने में नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी रुपया स्ट्रॉन्ग लगता है। और फिर जो एक एक्सपेक्टेशन है या जो बातें हो रही हैं इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में, डेवलपमेंट की, खास तौर पे जो गवादर या जो हम ट्रांसशिपमेंट की बात करें तो वो जितनी पिछले 2 साल में ट्रांसशिपमेंट नहीं हुई तो तकरीबन ये 1.5 महीने में हो चुकी है। फिर उसके बाद एक नई बात मैं अपने रुपये को स्ट्रेंथन के लिए जो दलील दूंगा कि फर्स्ट टाइम हमने बजरिया ईरान सेंट्रल एशिया शिपमेंट की है, अफगानिस्तान को निकाल के स्किप करके, जो गजदर या जो भी उसका नाम है, उस नए बॉर्डर को हमने किया है। और ट्रेड एक्सपोर्ट तो इसकी वजह से भी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बेहतर होंगे और हो रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट बिल कम होगा फ्यूचर में। खास तौर पे ईरान के साथ जो हम ऑयल लेना शुरू कर दें तो मैं नहीं समझता कि हमारा इंपोर्ट का बिल ऑयल का काफी कम हो जाएगा। तो मतलब आपको लगता है कि अगर हम रुपी को स्ट्रेंथन होता हुआ देखते हैं मजीद ज्यादा, या आपको स्ट्रेंथन होता हुआ देख रहे हैं, और खास तौर पे मैं जिक्र और ये सारा बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है। जी बिल्कुल, ये फंडामेंटल्स है उनकी बात कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स का जो टाइम था वो तो हमने उसमें भरपूर काम किया। अब तो जो रियल बात है, आपकी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, नए मुल्क आने की बात हो रही है,
सऊदी अरब वगैरह जो पहले बातें कर गए थे खाली, मैं बड़ी वकली बात कर रहा हूँ, अब वो $10 बिलियन की जिन्होंने ऑयल रिफाइनरी लगानी थी, अब वो उसको दोबारा लगाने की बात कर रहे हैं। अब वो हमारे लिए नहीं लगा रहे, अपने लिए लगा रहे हैं। उन्होंने हालात देखे, अगर वो लगी होती तो आज उनके सारी ऑयल की उनकी सेल या एक्सपोर्ट चल रही होती इजीली पाकिस्तान से, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना होता। और उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी जो ग्रीन इनिशिएटिव हमारा प्रोग्राम था आर्मी चीफ का, उसके अंदर अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उनका फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना होता। तो अब वो ज़ाहिर मजबूरी में हमारी तरफ आ रहे हैं, कोई इस्लामी जज्बे से नहीं आ रहे, और हमको भी चाहिए कि अब हमको भी इस्लामी जज्बे से को छोड़ के पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात करनी चाहिए। क्योंकि यूएई ने जो हमारे साथ अभी किया है वो धोखा कह लें या ज्यादती कह लें, तो वो हम याद रखेंगे सारी उम्र। तो आपको लगता है कि फैक्टर सारे ऐसे हैं कि जो हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जो रुपये को मजीद स्ट्रेंथन कर सकते हैं? मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा ज़फ़र साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना तजिया पेश किया, करेंसी मार्केट की सिचुएशन और जो वल्नरेबिलिटी है उस पर बात हुई, और ओवरऑल मीशत पे प्रोग्राम में फॉर फीडबैक जो डाटा और फेसबुक ईमेल नेक्स्ट जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।